नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा एक्शन रिप्ले। कल महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी थी उसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फडणवीस ने अपने मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी। और जैसी कि आशा थी कि उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा। और उसके साथ में जो मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ में जो दूसरे डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पीआर, वो भी उन्होंने अपने पास रखा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सेक्रेटरीज की नियुक्ति होती है और जो भी इंटर डिपार्टमेंटल पोस्टिंग्स होती हैं या दूसरी पोस्टिंग्स होती हैं, वो सारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। और दूसरा डिपार्टमेंट जो उन्होंने रखा वो पीआर का, यानी कि पब्लिक रिलेशंस का। तो जो भी गवर्नमेंट की नीतियां हैं या जो भी उनके भविष्य में जो वो करने वाले हैं, वो सारे का जो जिम्मा है वो खुद उन्होंने अपने पास रखा कि मीडिया को किस तरह से वो अपना नैरेटिव बताएंगे। इन दोनों डिपार्टमेंट्स पे विशेषकर एकनाथ शिंदे की नजर थी, क्योंकि वो चाहते थे, उन्होंने इस इन दोनों डिपार्टमेंट्स को एंजॉय किया था जब वो खुद मुख्यमंत्री थे और उनके किसी कार्य में देवेंद्र फडणवीस ने कोई दखल नहीं की थी। तो ये जो डिपार्टमेंट थे, ये खुद देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप पास रखे हैं। और उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया है अजीत पवार को। और उसके अलावा जो बाकी अन्य डिपार्टमेंट है, मुख्य डिपार्टमेंट, जैसे अर्बन डेवलपमेंट ऑफ कोर्स इज विद शिंदे। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सारे लैंड यूजेस का, शहरी में लैंड यूजेस का और रेवेन्यू का की व्यवस्था करता है और जिसको रेवेन्यू एकत्रित करता है, वो चंद्रकांत बावनकुले के पास में है। और उन्होंने जो दूसरे मुख्य डिपार्टमेंट है वाटर रिसोर्सेज के, वो भी अपने पास ही रखे हैं। एक और जो मुस्लिम एकमात्र जो एनसीपी के सदस्य थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको मेडिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट दिया गया है। और उन्होंने उनके साथ में एक राज्य मंत्री जोड़ दिया है। इसी तरह फाइनेंस में अजीत पवार के साथ भी एक राज्य मंत्री है। और जो अर्बन डेवलपमेंट का विभाग है जो कि शिंदे के पास है, उनके साथ भी एक स्टेट मिनिस्टर जोड़ दिया। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश की है कि पूरी जो सरकार है उसको उनका नियंत्रण रहे। और अब वो देवेंद्र फडणवीस नहीं रहे हैं जो कि 2014 से 2019 तक थे। अब वो काफी एक स्ट्रिक्ट और कट्टर नेता हो गए हैं, जो कि उसी तरह से सरकार चलाएंगे जिस तरह से वो चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने जो चुनाव जीता था वो हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी हद तक जीता था। और उन्होंने शायद ये गाना भी गाया था कि जागा है वीर शिवाजी, जागा था, जागो हिंदू जागो, इस तरह। तो उनको कुछ अपने को हिंदुत्व के प्रति भी अपनी कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी जो हिंदुओं के लाभ में रहे। और ऐसा ही उन्होंने किया। ये जो उन्होंने डिपार्टमेंट घोषित किए, इससे पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन कर दिया। वो था कि वो बॉम्बे में डिटेंशन केंद्र बनाएंगे और इन डिटेंशन केंद्र में जो रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो अब तक बिना इलीगली महाराष्ट्र में और बॉम्बे में कहीं में घुस आए हैं, उनकी धरपकड़ की जाएगी और उनको इन डिटेंशन सेंटर्स में लाया जाएगा। और सारे महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था उनका, जो कि उन्होंने मंत्रिमंडल की घोषणा करने के पहले ही कर दिया था। और अब आपको मालूम है कि ये सारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के और रोहिंग्यास की धरपकड़ चालू हो गई है। दिल्ली, बंगाल, कलकत्ता, झारखंड, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। तो एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान चल रहा है जो कि देश हित में है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट मिली है कि रोहिंग्या के जरिए देश में एक कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि जिन्ना का एक ख्वाब था कि जो चिकन नेक है, जिसमें सेवन सिस्टर्स है, असम, मेघालय वगैरह वगैरह करके सात, जो सेवन सिस्टर्स करके सात नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उनको काट के वो इंक्लूडिंग बंगाल वो पाकिस्तान में लेना चाहते थे। और इधर वहाँ पे वो दिल्ली को छोड़ के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, जो हमारा पंजाब है, वो भी वो लेना चाहते थे। तो वो सपना तो उनका पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब वो किसी तरह जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की अब जो जुगलबंदी हो रही है, और कुछ आतंकी संगठनों के साथ में, जिनकी चर्चा मैं इस वीडियो के अंत में करूंगा, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चिकन नेक को बाहर ले लें। और उन्होंने जो अभी एक नक्शा जारी किया है, उसमें ये पूरे सेवन सिस्टर्स में से केवल एक अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए। और उन्होंने कहीं त्रिपुरा भी छोड़ा है। तो त्रिपुरा तो उनका काफी नजदीकी
रहा है उसका संबंध बंगाल से, वो उन्होंने छोड़ दिया है। पहले क्या होता था कि ये जो सेवन सिस्टर्स नहीं होती थी, एक असम हुआ करता था, और एक इसके साथ नेपा करके जगह कहलाती थी, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है। तो इन सबको लेने की कोशिश ये करेंगे। और इसके जो क्या अदर दूसरे जो राज्यों में और दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में जो रोहिंग्यास और इनके अगेंस्ट में जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं इसकी बात अब आपसे चर्चा करूंगा सेकंड पार्ट में इस वीडियो की। तो इस तरह जो मतलब देश के प्रति एक काफी राष्ट्रीय सिक्योरिटी का मामला हो गया था, किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अपने पहले निर्णय में ही डिटेंशन सेंटर बनाए, जिसमें वो बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को राउंड अप करके डिटेंशन सेंटर में लाएंगे और फिर वहां से उनको डिपोर्ट किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि सारे देश में ऐसा ही होना चाहिए। और इसमें आप अगर आप देखें तो बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है। बंगाल में अभी एक जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के साथ में एक आतंकवादी को पकड़ा गया, जो कि हिजबुल के द्वारा ट्रेंड था। तो जरूर कुछ न कुछ तो उसने किसी आतंकवादी संगठन से वो जुड़ा होगा और कुछ बड़ी घटना करने वाला होगा। ये सबका जो कनेक्शन होगा वो इनको मालूम होगा, तभी ऐसा उसको पकड़ा गया। बंगाल में अब आपको एक ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि बंगाल की जो लोकल पुलिस है वो भी रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध कार्य कर रही है। क्योंकि अब दीदी यानी ममता बनर्जी को ये एहसास हो गया है कि जैसा बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ में हुआ, जो कि खुद मुसलमान थी, उनके साथ में जो हुआ वो उनके साथ भी हो सकता है। तो एक तो वो मंदिर मंदिर जा रही है, मंदिर बनाने की वहाँ कोशिश कर रही है, और फिर वो इनको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को बाहर से निकालने के कुछ तरह से। वो मुस्लिम मुस्लिम समुदाय जो अभी उनका आउट ऑफ कंट्रोल है, और यहाँ तक कि कई लोग तो लोकल बंगाली लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स उनके खिलाफ बोलने लग गए हैं। तो उनको अपनी स्थिति बिगड़ती देख के वो अब शायद दोनों नावों में, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों के नावों में पांव रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो जो चुनाव जीतने के लिए उनका मुस्लिम वोट बैंक मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट उनसे छिटक गए तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट की तरफ चले जाएंगे, और उनको फिर चुनाव में मुश्किल हो सकती है। तो ये तो एक है। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से अलग अलग आतंकवादी या पाकिस्तान के जो या पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हिजबुल या इस तरह के जो आतंकी संगठन है उसके लोग पकड़े गए हैं। वेस्ट बंगाल के बाद अगर आप देखें तो एक और मुंबई में एंटी टेररिज्म सेल के एक मोहसिन शेख नाम के बंदे को कल पकड़ा है। ये भाई 30 साल से यहाँ रहता था, और रहकर काफी कुछ फेक आईडीज और जो चीजें अन्य डॉक्यूमेंट्स जिसके पास मिले हैं, किस टाइप का बंदा था, ये आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कि उसको एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने पकड़ा है। एक दो दिन पहले आपको आसाम में भी 8 बंदे अरेस्ट हुए थे, जिनका टारगेट था कि जो चिकन नेक एरिया था वहां पर, और वहां पर हिंदू और बीजेपी की लीडर्स और आरएसएस की लीडर्स के ऊपर अटैक करना, और उनका पूरा प्लान था जिस पर कार्यवाही चल रही थी। तो ये दूसरा आसाम में है। एक और बड़ी इंसिडेंट वेस्ट बंगाल में हुआ, जहाँ एक काश्मीरी आउटफिट का पाकिस्तानी ट्रेन बंदा जिसका नाम जावेद मुंशी था, जैसा मैंने पहले बताया, वो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया है। यह एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, जो तहरीक मुजाहिदीन का एक मेंबर है, जो कश्मीर में ऑपरेट करती है। इसके अलावा भी जो दिल्ली में जो तो आतंकवादी तो कोई नहीं पकड़ा गया, लेकिन बिहार में एक जरूर एक और इस तरह का आतंकवादी से कनेक्शन रखने वाले स्लीपर सेल या जो यहाँ का ऑपरेटिव था, वो पकड़ा गया, जिनके की एक आरजेडी के किसी सीनियर लीडर से संबंध थे। इसका नाम अभी जाहिर नहीं किया गया। जाहिर है कि जो सिक्योरिटी संस्थान है ये ऐसे कुछ विशेष नाम अभी नहीं जाहिर करेंगी। तो ये तो इस तरह के कई थी। और इसके अलावा जो बांग्लादेश में कुछ खतरनाक आतंकवादियों को रिलीज किया गया है, जो कि शेख हसीना की गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया था, उन्हें जेल में बंद कर रखा था, और वो आतंकवादी अब कुछ रोहिंग्या फोर्सेज या ऐसा करके भारत में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी, दिल्ली में तो करीब 250 लोगों को सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि, और उनकी शिनाख्त की जा रही है कि वो बांग्लादेश या रोहिंग्याज हैं, और इनके पास इनकी सबकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह इकट्ठी की जा रही है। और यहाँ तक कि दिल्ली के एमसीडी के जो स्कूल्स हैं उनमें तो ये
निर्देश दे दिए गए कि अगर किसी भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या का बच्चा अगर इसमें पढ़ता हुआ पाया गया है, आपने उसे एडमिशन दिया, तो फिर उसको आपको आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देंगे। तो ये तो दिल्ली जो दिल्ली है, दिल्ली और बिहार, यहाँ ये विशेषकर चल रहा है, क्योंकि यहाँ से अगले बार चुनाव होने वाले हैं। और दिल्ली में तो जो आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री हैं, उन पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो एक पूरे सिस्टमेटिक ढंग से रोहिंग्यास को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड दिलवा रहे हैं, और उनका वोटर आईडी कार्ड भी दिलवा रहे हैं, और उनके दम पे ही वो चुनाव जीतते हैं। बिहार में हालांकि इतना नहीं है, पर वहां पे भी जो लोकल एमएलए और एमपी बीजेपी के हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप इस तरह से आइडेंटिफाई करें और प्रशासन को बताएं, ताकि उनके नाम मतदान सूचियों से निकाले जा सके। कर्नाटका से भी एक खबर आई है कि वहां पर लोग पकड़ पकड़ के बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और पुलिस के उनको सूचना दे रहे हैं। ऐसा ही यदि आप व्हाट्सएप पे काफी सक्रिय हैं, तो एक व्हाट्सएप पे भी मैसेज चल रहा है जिसमें आपको एक प्रोसीजर बताया गया है कि यदि आपको कोई सस्पेक्टेड बांग्लादेशी या रोहिंग्या लग रहा है, चाहे वो पंचर बनाता हुआ हो, या चाहे सब्जी बेचता हो, या फल बेचता हो, या फिर और किसी धंधे में कहीं पे रेस्टोरेंट में वो वेटर का काम कर रहा हो, तो आप उससे किसी तरह संपर्क कीजिए और उसकी डिटेल्स उसी से निकाल कर आप इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को। एक विशेष उसमें डिटेल्स दी गई है उनको, मैं इसमें नहीं बताना चाहता आपको। उसको सूचित कीजिए, ताकि उस पर तुरंत एक्शन लेगा। तो ऐसा बेंगलोर में तो लोग स्वयं आगे होके आके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यह पूरे देश का एक अभियान हो गया है, और ये बहुत जरूरी भी है देश की सुरक्षा के लिए। अदरवाइज तो जो कंट्री जो पाकिस्तान या जो हिजबुल या जो भी इनके आतंकवादी संगठन है, वो भारत में एक कठिन स्थिति पैदा कर सकते हैं। और सरकार इस पे काफी जागरूक है और समय रहते एक्शन ले रही है। इसमें मेरे को एक ही बात ये समझ में नहीं आ रही थी कि जो अभी थोड़े दिन पहले मेघालय के मुख्यमंत्री ने अमेरिका में कहा था कि हमको एक क्रिश्चियन देश चाहिए, ये नॉर्थ ईस्ट के जो सेवन सिस्टर्स है मिला के। तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में किस तरह से बंटवारा होगा, अगर कभी हुआ तो? वैसे तो कोई चांस नहीं है, ये भारत से कभी अलग नहीं हो सकते। तो किस तरह से या तो मुस्लिम देश बनेगा या फिर क्रिश्चियन देश बनेगा, ये मैं एक हालांकि ये अनहोनी होगी, एक बहुत ही रिमोट चांसेस भी नहीं है, 0%, 0.1% भी इसके चांसेस नहीं है। फिर भी मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ जाना चाहता हूँ कि जो डीप स्टेट है या जो सोरोस है, उसके द्वारा बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया गया, वो इसको कैसे एडजस्ट करेगा? वो एक मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना कर रहा है या एक फिर क्रिश्चियन राष्ट्र की कल्पना कर रहा है? तो सोचिए आप इसके बारे में, और अगर कुछ लिखना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर इसके इन्फॉर्मिंग कीजिए। और यदि आपको ये मेरा वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।